अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि किसी भी इख्तिसासी स्पेशलाइज्ड शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली माहिर शख्सियत को उस शोबे के हम बुलाते हैं और वो सवालात करते हैं जो आप पूछना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये अमल जारी रहे। खुशकिस्मती आप देखिए कि शाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के। ये एक पूरा शोबा है, इस पे भी बात कर लेंगे, इसकी भी वजाहत आपके पास आ जाएगी। और इकोनॉमिक्स्ट हैं, फेमस हमारे इकोनॉमिक्स्ट हैं हमारे मुल्क के, और हम इनसे मदद लेते रहते हैं, रहनुमाई लेते रहते हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं शाहिद साहब, और बहुत मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ, और बहुत सारे सवालात भी हमें करने होते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम बड़े कंसाइज़ टाइप से हम सवाल करें और उसके जवाब लेके हम डिलीवर कर सकें। तो शाहिद साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हम कई ट्रैप है हमारा जिसमें हम आ गए। एक डेट ट्रैप है, कर्ज़ की जो है चुंगल में हम फँस गए हैं, ये तबाही फैला रहा है। फिर जीडीपी का मसला है, वो कहाँ से कहाँ उसकी ग्रोथ ख़त्म हो गई है, वो इतनी तो अब वो माइनस पे चली गई है। अगर आप ये भी देखते हैं, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके भी अंदर आप देखें तबाही मच रही है। लार्ज स्केल क्या, जो है माइनर स्केल पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ये सारी तस्वीर तो मैंने आपको बना दी है। मैं ये चाहूँगा कि आपसे कि ये जो कर्ज़ों का चुंगल है, इससे कैसे निकला जाए, और ये है क्या? शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, बात यह है कि हमने जो है ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाई और शॉर्ट टर्म इलेक्शन पॉलिसीज़ बनाते रहे, जिसकी वजह से हुआ ये कि हमने लोगों को खुश करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई। जैसे इस साल भी हमने कहा जी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं हम 35% से, और जनाब लोगों को कोई सहूलत देना चाह रहे हैं। ये भी लेकिन क्यों? उसकी वजह से क्या हुआ कि हम जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाते तो उसकी वजह से ये होता है कि हम कोई अच्छे रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमारे यहाँ क्यास हुआ उसकी वजह से हमारी तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो माइनस में चले गए। लास्ट ईयर हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट 10 से 11% से ग्रो कर रहा था, वो इस साल माइनस में आ गया। 10 से 11? इसके अलावा हमारी जो एग्रीकल्चर था वो 3.5% से ग्रो कर रहा था, इस साल सिर्फ 1.5% से उसने ग्रो किया। फिर इसके अलावा सर्विस सेक्टर हमारा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, उसकी ग्रोथ भी कोई 0.8% पर आ गई। जो जीडीपी ग्रोथ इस साल की बात कर रहे हैं आप? जो जीडीपी जो साल अब जून को खत्म हो रहा है 30 जून को, इसमें जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 6% से इस साल 0% पे आ गई। अब सूरत हाल ये, एक तरफ कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि इस साल हमें सूद अदा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। ये तो कई साल से हो रहा है। अब ये बात आपकी सही है कि जब हम डेट ट्रैप में फंस गए तो निकलेंगे कैसे? ठीक है, जब निकलने की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जो हमारे मेजर शोबे हैं हमें उन पे तवज्जो देनी पड़ेगी। अब मेजर शोबे से मुराद ये है कि जैसे एग्रीकल्चर का शोबा है, जिसमें हमारी तकरीबन 18 से 20% जो है वो इकोनॉमी का हिस्सा है वो जीडीपी का, और कोई 42% हमारी लेबर फोर्स उसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये एक बड़ा सेक्टर है। अब इसमें हम पिछले कई सालों से इस तरह फंसे हैं, मिसाल के तौर पे गंदम की पैदावार 2.5 करोड़ टन या 2.70 करोड़ टन इसी पे रुकी हुई है। बाहर कितना फ्लोरिश हो गई अब है। दुनिया में देखिए, इंडिया में फी एकड़ पैदावार 50 मन है, जबकि हमारे यहाँ 29 मन है। फिर इसी तरह चावल हम जो है ना 80-90 लाख टन से ऊपर पैदा ही नहीं कर पा रहे, इसलिए कि उसमें भी हमारी जो एवरेज यील्ड है पर एकड़ पैदावार दुनिया से आधी है। इसी तरह कपास में हमने 1.44 करोड़ बेलों तक की प्रोडक्शन की थी, लेकिन जब हमने गन्ने के रेट बढ़ाए तो लोगों ने कपास उखाड़ के और गन्ना लगाना शुरू कर दिया। अब गन्ना जनाब ज्यादा हो गया चली गई, और यहाँ तो मसला ये है कि हमने ना तो किसान को अच्छा बीज दिया, ना उसको टेक्नोलॉजी में लेकर आए, ना ही हमने उसको अच्छी दवाई दी, ना हमने उसके ज़राअत के जो जदीद तरीके हैं और पानी का जो इस्तेमाल है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट लाए। इस तरह से क्या हुआ कि हमारी फी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ रही, और जो ग्रोथ भी दिखाई जाती है वो इस तरह दिखाई जाती है कि पिछले साल हमने गंदम का जो सरकारी भाव रखा था वो 2,000 रुपये मन था, इस साल उसे 4,000 रुपये मन कर दिया। तो अगर हम उसको देखेंगे कि वो जो 2.5 करोड़ टन है उसी को आप 2000 से ज़रब करें, उसको जब 4 से करेंगे तो जी ग्रोथ हो गई। ग्रोथ तो कोई भी नहीं। यहाँ एक सवाल बनता है जो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ
ये जो ज़मींदार है 20% ज़मींदार हैं जो पूरी जो है वो ज़राअत पे काबिज़ है और उसी के जो है बेनिफिशरीज़ हैं, सारा उधर ही जाता है और उस पर टैक्स भी नहीं है। खुदा की कुदरत तो देखिए, तो वहाँ उधर उनका जो सबसे ज़्यादा कमाते हैं वो अपने तरफ रखते हैं और जो है लोगों को डिलीवर भी नहीं करते, उनके बीज भी सस्ता ले लेते हैं और उनकी पसंद की जो है काश्तकारी भी करते हैं। गन्ना इसलिए लगाते हैं ताकि बाहर एक्सपोर्ट करेंगे और बाहर का जब एक्सपोर्ट का जो रिबेट विबेट मिलेगा और जो प्रॉफिट होगा वो वहीं रख लेंगे और नई दुनिया बसाएंगे, खूब मज़े करेंगे। इसका क्या जवाब है आपके पास? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, इसलिए कि हमारे जो गन्ने की पैदावार बढ़ी इसलिए कि सारे जो डिसीजन मेकर हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो या बड़े हमारे सियासतदान हो, उन सबने शुगर मिलें लगाई हुई हैं। लिहाजा वो अपनी शुगर मिलों के लिए उन्होंने गन्ने की रेट बढ़ा दिए और शुगर हमारी जो है ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होती है और उसमें से जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर रिबेट भी लेते हैं, यानी इसमें सब्सिडी लेते हैं। इस तरह मतलब हुआ क्या, उसके नतीजे में जो कॉटन थी, लोगों ने कॉटन से गन्ने को एक्सचेंज कर दिया। कॉटन की फसल 1,44,00,000 बेल से घट के 50 लाख बेल पे आ गई। अब इसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो फंस गई। हमें चाहिए, और टेक्सटाइल बेस्ड है ये जी, 1.5 करोड़ हमें गांठें चाहिए होती हैं हर साल टेक्सटाइल के लिए। इस साल हमें 1 करोड़ इंपोर्ट करनी थी, चूंकि पैसे नहीं थे हमारे पास, लिहाजा इंपोर्ट नहीं हो सकी। तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट आपको पता है कितनी ज़्यादा कम हो गई है, तकरीबन $1 अरब फी मंथ जो है ना वो कम हो रही है। एक बात बताइए, ये तो ठीक है, आपने बड़ी पिक्चर की है, इसमें आदाद शुमार की स्ट्रेंथ आपने पैदा की, सब समझ में आ रहा है। ये ज़मींदार का एक ख़ास तबका है जिसका एग्जेम्पशन भी है, ये कि समझते हैं कि हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं, हम ही तो आपको भूख से बचा रहे हैं। ये इसमें कितना सच है? और ये जो टैक्स की जो नहीं लगाया जाता है, ये क्या अलमिया है? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं खुद डिसीजन मेकर हूँ तो मैं तो कोशिश करूंगा मुझ पे टैक्स ना लगे, बाकी सब पे लगे। तो हमारे असेंबलीज में ज़्यादातर जमींदार लोग हैं और अभी भी आ रहे हैं, और वही आ रहे हैं। तो देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए, देखिए हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस्तेहकाम में भी सारे जो हैं वो यही लोग आ रहे हैं। इंडिया ने जब पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो कांग्रेस के एजेंडे में ये शामिल था, उनके आइन में ये शामिल था कि जैसे ही हम आज़ाद होंगे तो हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे। और उन्होंने सारी ज़मीन को पहले कब्जे में लेकर और फिर जो है वो ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट किया ताकि कोई ज़मींदार न बन सके, किसी के पास बहुत ही ज़्यादा। इंडिया ने, हमने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से शायद कांग्रेस छोड़ के बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग में आ गए कि यार यहाँ पर हमारी ज़मीनें महफूज रहेंगी, और वही इस वक्त छाए हुए हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ मुल्क के लिए नहीं है, अपनी जमीनों के लिए। एग्जैक्टली, यही बड़ा अलमिया है सर। दूसरी तरफ और नाज भी वही करते हैं, कुरानी भी वही करते हैं, बिल्कुल ऐसे बड़ा अलमिया। और उसमें देखिए फिर उन्होंने कि भाई एग्रीकल्चर को एक तो उन्होंने सूबे का सब्जेक्ट में डाल दिया 18वीं तरमीम में, उसके बाद उस पर कोई टैक्स भी नहीं है। अच्छा चले भाई, एक किसान है, उसने कोई पैदावार की, उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन जो उस पैदावार को खरीद के मार्केट में बेच रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, वो भी टैक्स नहीं दे रहा, वो भी टैक्स नेट से बाहर है। तो इस तरह ये पूरा सेक्टर जो है ना ये इतना बड़ा है, जीडीपी का 24% है, और ये टैक्स में इसका हिस्सा जीरो है। एक ज़र्ब लगाई थी इनको कि ये जो जागीरदाराना निज़ाम खत्म हो, वो भी फेल हो गया, लेकिन उसके बाद ज़्यादा स्ट्रेंथन होकर चीज़ें आई हैं। और अब आप दुख वाला तो एक ही बात पूछता है, भैया कोई ऐसी शाफी दवा बता दो कि ये जो है ये इससे जान छुड़ जाए, ये जो इस तरह की जो है। अब ये इससे इस्तेकाम पाकिस्तान हो सकेगा जब सारे ये लोग इस तरह कब्जागीर, इक्तिसादी कब्जागीर। बेशक बेशक सही कह रहे हैं। हाँ, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है, अगर फर्ज कीजिए कि ये रहते भी हैं, लेकिन जो हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है, जैसे कि बलूचिस्तान में है, जैसे थरपारकर में है, दुनिया ने ऐसी ज़मीनों पर भी काश्त शुरू कर दी। चाइना ने पूरा जंगल बसा दिया, पता है आपको, अमेज़न के साइज़ का जंगल रेगिस्तान में उन्होंने बना दिया। तो हम अपनी ज़मीन जो है वो रेगिस्तान की ज़मीन भी इस्तेमाल करें। पानी को सऊदी अरब ने और मिडिल ईस्ट में आप जाएं, उन्होंने समंदर के पानी को जो है प्योरीफाई करके उससे एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। हमारे पास तो आप सोचें 7,000 तो ग्लेशियर हैं, हमारा दरिया सिंध है, इसके अलावा 5 दरिया और भी मौजूद हैं, पूरा नहरों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारी प्रोडक्शन कम है फी एकड़,
और ये जो माफिया है, आपने जैसे सही कहा है कि वो माफिया जो है वो न सिर्फ ये कि अपना फायदा उठा रही है, लेकिन वो मुल्क की तरक्की के लिए कोई कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रही कि चलो यार फी एकड़ पैदावार बढ़ाएं, कम से कम हम फूड सिक्योरिटी अभी वो भेस बदल के आ जाएं और फिर जो है सियासत करें, और फिर सियासतदान कहेंगे हमें तो बदनाम किया जाता है। भाई खुद भी तो कुछ देखो, रेक्टिफाई करने की कोई ख्वाहिश हो। मुल्क की तो कोई देख ही नहीं रहा, सब जो है जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं, और पे कहते हैं उसने कर दिया ऐसा, उसने कर दिया। भाई तुम्हारा नंबर आता है, तुम तो करके दिखाओ। देखिए एक और बात भी है, इन लोगों ने एक और काम भी किया है कि आप अगर दुनिया को देखेंगे कि दुनिया ने कैसे तरक्की की, तो आपको नजर आएगा कि तकरीबन सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों ने सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पर। वो अपनी नस्लों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आशना करते हैं। हमारे यहाँ ये लोग चूंकि चाहते हैं कि लोग दबे रहें, इनके खिलाफ आवाज बुलंद ना करें, लिहाजा उनको तालीम से दूर रखते हैं। ये भी एक तो जब कोई मुल्क जिसकी रिसोर्स तालीम से जी दूर होगी, तो इसका मतलब है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अब मिसाल के तौर पर जैसे अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी मिडिल ईस्ट में हमारे मजदूर इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी में काम करते हैं। भाई वो इसलिए काम करते हैं कि आप वहाँ मजदूर भेजते हैं। अगर आपने अपनी कौम को पढ़ाया होता तो वो अफसर बनकर जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि इंडिया की जो है, अब वहाँ की लेबर फोर्स जब जाती है तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर वो CEO बने हुए हैं, वो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पर हैं। हम मजदूर भेज रहे हैं, वो टॉप मैनेजर भेज रहे हैं। तो इन जालिमों ने ये काम भी किया कि अपनी ज़राअत को, अपनी ज़मीनों को, अपने करप्शन को रोकने के लिए हमारी जो नस्लें उसको भी तबाह किया है। अभी इनको भी तो सोचना चाहिए कि इनको भी डर होना चाहिए कि देखें इंसान को बदलते देर नहीं रखती, एहतसाब का अमल है। कहीं ग्रिप में आ गए, इससे पहले कुछ बेहतरी कर ले, अगर इम्कान आपके पास है तो कुछ करके दिखाएं। ये कब तक चलता रहे? डब्बा बन गया है मुल्क, आप देखिए खोखला है, आवाज़ें उसमें से आ रही हैं, कोई इज्जत देने को तैयार नहीं है। ये यूनान की जो कश्ती है ना, उसमें पकड़ा उन्होंने और निचली मंजिल पर डाल दिया कि तू पाकिस्तानी है, तू कुछ नहीं बोलेगा, मर जा अंदर, और मर गए। देखिए कितना बड़ा अलमिया है कि लोग अपने मुल्क से इतने मायूस हैं कि वो इलीगल तरीके से इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, और उनके साथ दुनिया भी ये सलूक कर रही है। जैसा आपने बताया कि उनको जो है वो नीचे वाले सेगमेंट में डाल दिया गया, वो पानी पानी भी चिल्लाते रहे, उनको पीने का पानी भी मैसर नहीं था। और जब वो जहाज डूबा तो जो नीचे वाला हिस्सा था वो सारे के सारे तकरीबन बेचारे मर गए। साहब ये देखिए अलमिया दर अलमिया, ये देखिए कि सिरनगू शर्म से मालूम है क्या हो रहा है? ये अपना कौम का हुक्मरान हो रहा है, सिरनगू इस मुल्क का परचम हो रहा है। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। कितना बड़ा अलमिया है कि भाई मुल्क इसीलिए रह गया है कि उसका परचम सिरनगू होता रहे, और ये चीख के शोर मचाते रहे अपने ऐवानों में कि ये हमने किया और हमने इतनी जान बचा ली। इनको तो अभी फिगर्स ही नहीं मालूम है कि कितने थे उसमें कश्ती में और कितने मर गए और गड़ गए, और कोई नहीं। और बल्कि अपील की जा रही है कि हमें बताइए जाए एजेंट कौन है। आपको 40 साल में यही नहीं मालूम है कहाँ काम हो रहा है और कहाँ जो है ये इतने माफिया काम कर रहे हैं। बेखबर है आप, किन कामों में लगे हुए हैं आप? कौन आपको सवाल करे और कौन जवाब देगा इसका? देखिए असल में जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहीं सारे इस तरह की मामलात होते हैं। यहाँ पर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, यहाँ पे हर जगह माफियाज का राज है। तो इस वजह से लोग मायूस होकर इस मुल्क से जा रहे हैं, और जब वो जाते हैं तो जाहिर है दुनिया में उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो ये मुसलसल आपने सच कहा है कि हमारी जो कौम है उसकी बेइज्जती हो रही है, हमारे परचम की बेइज्जती हो रही है, जिस तरह से लोग हमें ट्रीट कर रहे हैं। अब आप एक मोटी सी बात देखिए, आज हम IMF से 1.1 बिलियन के लिए उसके हर शर्त मानने को तैयार हैं। उसने कहा कि जी $6 अरब का आप इंतज़ाम करें। हम सऊदी अरब से मांग रहे हैं, हम UAE से मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी फिगर्स उठा के देखें तो हमारी एक्सपोर्ट और जो रेमिटेंसेस हैं पिछले साल के मुकाबले में $7 अरब से कम है वो। तो अगर वही $7 अरब आ जाते हैं तो हमें ये $7 अरब के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो इस एक साल में हमारे मुल्क को इस तरह पीछे कर दिया गया। देखिए प्लान बी के बारे में बताते कुछ नहीं, प्लान बी प्लान सी करते रहते हैं। प्लान बी मालूम है इनका क्या है? IMF नहीं देगा तो दूसरे ममालिक से ले लेंगे।
कर्ज का कशकोल अपनी जगह पे मौजूद है, उसको उसकी कोई फिक्र नहीं है। भाई तुम कर्जा ही तो ले रहे हो ना, किसी और के सामने अपने सर नगू करोगे ना। परचम तो होता है, तुम्हारा सर नगू इस तरह होता है कि परचम हमारी रियासत की बेइज्जती हो रही है। आप कौन सा नया फार्मूला दे रहे हो, कौन सा आपने बजट अच्छा दे दिया कि आप नाश कर रहे हो और आप मिसालें दे रहे हो? आप क्या कहेंगे? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इस आसरे में कि कोई हमें दे देगा, लेकिन अब कोई मुल्क भी देने को तैयार नहीं है, इसलिए कि कौन कब तक देगा। अभी आपको पता है कि जो हमने रोल ओवर कराए हैं, ये जो लोन जो 6 अरब डॉलर के, इस पे तकरीबन 500 अरब रुपए का सूद हमें देना पड़ेगा। यानी कोई फ्री में हमें कर्जा नहीं देता। इसीलिए इस साल का जो कर्जों पे सूद है बजट में वो 7,300 अरब है। और सोचिए हमारी टोटल आमदनी का तखमीना 12,000 अरब है और उसमें से 7,300 हमने सूद दे दिया। उसके बाद आप मुल्क कैसे चलाएंगे? भाई देखें, एहसान मंदी की बड़ी वो है कि रोल बैक कर रहे हैं ना, कि जो चीज़ दिया था हमारे वक्त जी, पे रोल आया, ओवर कर वापस देते कर दिया, रोल ओवर कर दिया इन्होंने। और वो कह रहे हैं देखो रोल ओवर करवा दिया हमने। रोल ओवर करवा दिया आपने, वो चीज़ आपने फिर कौम के सर पे थोप दी है। एक तो बात चीज़ बता दें कि जिसकी वजह से हम इस बहरान से, इस क्राइसिस से, तूफान से कैसे बचें, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप क्या कहेंगे? जिसके लिए इस तूफान से निकलने के लिए रास्ते हैं। इंडिया भी 91 में हमारी तरह फंसा हुआ था, लेकिन रिफॉर्म्स की गई। अब जब रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, इसका मतलब है ये कि हमें जैसे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करनी है, इसी तरह हमें इंडस्ट्रीज़ में रिफॉर्म करनी है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप अगर आएँ तो आप ये देखें कि हमने स्टील मिल जब लगाया था, राइट, उस स्टील मिल से हम जितनी प्रोडक्शन लेते थे वो सारी प्रोडक्शन अगर आज भी चल रही होती तो हमें बहुत सारी जो हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट ना करते, ज़र मुबादला बच जाता। हमारे पास जी इस वक्त जो लोहे के ज़खायर हैं वो तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ के करीब हमारे पास अपने ज़खायर हैं। अब 1 अरब 40 करोड़ टन हम लोहे के ज़खायर हैं, जिसमें से 50,000 टन हर महीने हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी और हमारी जी हमारी अपनी जो स्टील मिल है वो बंद है और वो लोहा जो है यहाँ से बाहर जा रहा है और बाहर से जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वैल्यू एडिड, वो हम मंगा रहे हैं और ज़र मुबादला भेज रहे हैं। हम कौड़ी के दाम पे वो अपना लोहा बेचते हैं और फिर हम रुपयों के दाम में वापस मंगाते हैं। नाज़रीन, शाहिद साहब जो है हमारे शाहिद अली साहब इकोनॉमिक्स्ट हैं और अलमिया नामा लिए हुए खोले हुए बैठे हुए कि किस किस शोबे में क्या क्या तबाही मच रहे हैं और रिफॉर्म के लिए कोई तैयार नहीं, उसका जहनी तैयार नहीं, उसका पता ही नहीं, मंजिल का ही पता नहीं। थोड़े से और सवालात कर लेते हैं, यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। हमारे प्रोग्राम में आज जो है इकोनॉमिक्स्ट हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एक्सपर्ट भी यहाँ मौजूद हैं। शाहिद अली साहब भी हमारे साथ रहे और हम उनसे बड़े मौज़ूआत पे बड़ी तो हमने चीदा बातें कर ली हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सर्विसेज, ये आपको मैं शामिल कर रहा हूँ, ये सर्विसेज का जो हमारा शोबा है ये भी तरक्की तो उसने कोई की नहीं, बर्बादी की राह पर है। इसकी वजह क्या है, क्या हो गया इसको? क्या हमारे एक्सपर्ट नहीं रहे या हमारी क्वालिटी जो है वहाँ कंट्रोल नहीं है, वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? मसला क्या है? ये सर्विसेज का जो शोबा है क्या, पहले इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए? साहब आपने बहुत सही निशानदेही की है कि सर्विसेज सेक्टर जो है इस वक्त उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम शायद अपनी एक्सपोर्ट का जो टारगेट है उससे भी आगे निकल सकते हैं अगर हम इसमें तवज्जो दें। हुआ ये कि हमारा जो आईटी सेक्टर है जब उसने ग्रो करना शुरू किया और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जिसमें उनको इनकरेज किया गया। अब एक पॉलिसी ये बनाई गई कि भाई आप जितनी भी एक्सपोर्ट करेंगे या ज़र मुबादला कमाएंगे उसका 65% आप स्टेट बैंक को देंगे, लेकिन 35% आप अपने अकाउंट में रखेंगे, ताकि आपको कोई नया सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई नया हार्डवेयर चाहिए या आपको कोई बाहर ऑफिस खोलना है या बाहर कोई सर्विसेज लेनी है तो आप उससे वो खर्च करके और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। जब ये काम किया गया तो पिछले साल उसमें तकरीबन 50% की ग्रोथ आई थी।
लेकिन इस साल जी हमने कोई 3.5 अरब तक हमारी एक्सपोर्ट हो गई थी। लेकिन इस साल जब ये क्राइसिस आया और डार साहब ने तमाम इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, डॉलर में बात कर रहे हैं जी, डॉलर की बात कर रहा हूँ। जो IT की हमारी कंपनीज हैं जी उनको जो 35% उनके अकाउंट में था, जिससे उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाना था, उनके इस्तेमाल से रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि भाई ये अकाउंट में पड़े, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह से हमारी इस साल की ग्रोथ जो है ना वो 0% है। डॉलर की जो है वो सेव करने के लिए, सिर्फ डॉलर बचाने के लिए, इसलिए कि ये जो इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अब आप सोचिए, इंडिया की IT की एक्सपोर्ट 120 अरब डॉलर से ज़्यादा है और हम जो है वो 3.5 अरब तक पहुंचे थे। हमारा टारगेट था कि हम इंशाअल्लाह 5 साल में 10 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएंगे। एक सवाल मैं आपको, देखिए इंपोर्ट का दारोमदार तो एक्सपोर्ट पर है ना। एक्सपोर्ट पर आपने पाबंदी लगा दी कि आपके डॉलर फ्लॉट हो रहे हैं और उधर जा रहे हैं, तो इस तरह तो दिवालिया तो होना है ना मुल्क को। तो इनकी इतनी समझ नहीं है, इतने बड़े साइंस के आदमी हैं, साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमी के साइंटिस्ट हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप दरवाजे ही बंद कर देंगे। जब एक्सपोर्ट से आपको डॉलर आने, वो कैसे आएंगे जब आप इंडस्ट्री आपकी कुछ तैयारी नहीं कर रही होगी। इंपोर्ट के लिए मशीनरी चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कुछ भी पाबंदी नहीं लगाई, बर्बादी तो होगी। IT जिस तरह आपने निशानदेही की कि IT सेक्टर बर्बाद इसलिए हो कि आपने जो स्टेट बैंक के पास थे उनके 35 वो भी जो है सीज कर दिए। देखिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि उन लोगों ने ये कहा कि भाई हम जितनी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमें मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। अब जो क्वालिटी मैन पावर है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो जब पिछली हुकूमत थी, उन्होंने ये कहा कि आप बताइए आपको हुकूमत से क्या सपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा देखिए बात यह है कि जो हमारी टॉप की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से जो हमारे पास IT के एक्सपर्ट्स आते हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन Tier 2 और Tier 3 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से जो हमारे IT के एक्सपर्ट्स आते हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते, उन्हें हमें 3 से 6 महीने ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि वो 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग का खर्चा हुकूमत देगी और आप उनको हायर करें ताकि हमारी एक्सपोर्ट को आप बढ़ाएं। अब जनाब उन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन ये हुकूमत आई, इस हुकूमत ने पिछली हुकूमत की बात कर रहे हैं और ये इन्होंने सब रिवर्स कर दिया। इन्होंने सब कुछ रिवर्स कर दिया, उनकी सारी मराद छीन ली। अब मुझे बताइए, जिस कौम में, अब जरा हल्के से बोलिए, बुरा लग जाएगा इनको, ये जो ना बुरा लग जाएगा, हम बुरा। अबे भाई असल चीज़ तो देखो, एक सामने चीज़ नज़र आ रही है, वो नज़र नहीं आ रही, तबाही का बायस क्या हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये अल्लाह जाने किस दुनिया में रहते हैं। असल में इसहाक डार साहब जो है, उनको अगर वो इकोनॉमी पे फोकस करें बजाय सियासत के, बैंकर भी तो हैं, सियासत के बजाय वो अकाउंटेंट है, असल में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो हर चीज़ को जो है ना ऑडिटर की नज़र से देखते हैं। यहाँ पर हमें लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ता है। ऑडिटर का काम होता है पिछले साल के हिसाब चेक करना, और इकोनॉमिस्ट का काम होता है अगले 10 साल में क्या करना है हमें वो देखना। मतलब ये है कि ये बैकवर्ड मूवमेंट वाला आदमी को इन्होंने रख दिया है वजीर खजाना। आप यकीन करें, मिफ्ता इस्माइल साहब हालांकि वो नून लीग के ही थे, लेकिन आप यकीन करें वो जिस तरह चल रहे थे, अगर उनको उस वक्त काम करने दिया जाता, इसहाक डार साहब उन्हें ना हटाते, तो आज हमारे मुल्क का ये हाल नहीं होता। इसलिए कि वो आदमी चूंकि इकोनॉमिस्ट है, फॉरवर्ड लुकिंग है, सियासत तो नहीं जानता ना, सियासत खेल तो नहीं जानता ना, उसका तो खिलाड़ी नहीं था ना मिफ्ता इस्माइल। इसमें कोई शक नहीं है कि वो सियासत तो काम जानता था, वो जाकर काम जानता था, करता था। अभी ये चीज़ तो आप बताएं ना, हम ये बेइंतहा अहम है, क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी के, तनकीद भी उन पर करते हैं और बुरा भी उनको लगता है, और उनका जो कोर जो है उस पार्टी का, उसके अंदर वो है ही नहीं, कोई मेंबर नहीं है। आप ये सोचिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक तो 2 करोड़ बच्चे पहले ही स्कूल नहीं जाते, लेकिन जो सरकारी स्कूलों पे हमारा खर्चा आ रहा है उसके मुताबिक तकरीबन एक बच्चे पर हुकूमत का 40,000 रुपये सालाना खर्चा आता है। और वो जो स्कूल हैं उनमें से अक्सर आपको पता है घोस्ट स्कूल हैं, वहाँ जानवर बंधे हुए हैं या स्कूल बिल्डिंग ही मौजूद नहीं है।
तो वो उन्होंने एक सजेशन दी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि भाई ये 40,000 रुपये फ़ी बच्चा सालाना जो हुकूमत का खर्चा आ रहा है, इसके वाउचर बना के लोगों को दे दो कि भाई आपने स्कूल जहाँ स्कूल में चाहो पढ़ा लो, चाहे प्राइवेट में पढ़ा लो। तो इससे हुकूमत की दर्द-ए-सरी भी बच जाएगी, करप्शन भी रुक जाएगा। लेकिन ऐसी बातें यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए कि फिर वो पैसे कैसे बनाएंगे। तो वो जो इनको ये उनका अपना भी आदमी उनको दिखाई नहीं दे रहा, ना सुनाई दे रहा। नहीं तो आप जाके सिंध में देखिए ना कि स्कूलों की बिल्डिंग में जानवर बंधे हुए हैं, और कितने घोस्ट स्कूल हैं, कितने सारे टीचर तनख्वाह ले रहे हैं और वो कभी पढ़ाने आते ही नहीं है। तालीम तो, तो अभी आपने निशानदेही की ना कि अगर तालीम हम दे दी तो शऊर पैदा हो जाएगा, शऊर पैदा हो जाएगा तो ये तो खतरे में पड़ जाएगी ना, इनकी ज़मीनें, जायदादें, सारी चीज़ें, सियासत व्यासत। तो ये तो सारा मसला ये है, इसलिए कि उन्हें वोट चाहिए और वोट के लिए इस पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं वो लोग। अब दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जब चाइनीज़ यहाँ पे आना शुरू हुए, उन्होंने कहा कि भाई हम हाई टेक इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो जो लोअर टेक की इंडस्ट्री है, ये चाइना के बारे में एक प्रोपेगेंडा है, या आप बताएंगे एज ए एक्सपर्ट कि चाइना के बारे में ये है कि वो हमारी ज़मीनें ख़रीद रहे हैं और जो है हमसे कह रहा है कि भाई ये यहाँ मुझे कुछ करना है, और जो है हाई टेक की तरफ मैं जा रहा हूँ, लो टेक में आपके हवाले करता हूँ, आप तरक्की करें, हाई टेक की तरफ आएँ। ये उसका बिल्कुल मतलब। लेकिन इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, हुए हैं, और इतना ये सब कुछ क्या तमाशा है? क्या इसमें भी साजिश है, या लोग सच ही कह रहे हैं कि भाई ये तो एक नया कर्जा जो है, ह्यूज कर्जा छोड़ के चले जाएगा, एक नई दास्तान रकम हो जाएगी हमारी तबाही की? आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जब यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट लाते, अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करते, तो उनको यहाँ पे मैन पावर की भी ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपके यहाँ जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मुआहदे करेंगे, कुछ नए इंस्टीट्यूट खोलेंगे, हमारे इंस्ट्रक्टर आएंगे, वो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे ताकि आपकी लेबर जो है वो स्किल्ड हो जाए, और जब हम अपनी इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करें तो उसमें वो काम कर सके। लेकिन इस मुल्क में बदकिस्मती से हर दफ़ा जो है ना, एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो फ़ौरन सर उठाती है, और उसके बाद जो है वो एहतजाज शुरू हो जाता है, और उसके सामने हुकूमत भी घुटने टेक देती है। ये बात समझ में नहीं आज तक। तो अब जब उनके लोग यहाँ आए और उनको जब टारगेट किया जाने लगा, तो ज़ाहिर है वो काम रुक गया कि वो अपने इंस्ट्रक्टर यहाँ भेजते, ट्रेनिंग देते। लेकिन आपने देखा कराची यूनिवर्सिटी में एक धमाका हुआ, वहाँ उनके जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे वो बेचारे, उनको मार दिया गया। इसी तरह जो डैम्स पे काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको टारगेट किया जाता है। तो ये जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी का मसला है और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया। ये इसको कोई काउंटर करने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है कि भाई देखें वो कौमी मुफाद में है। आप ये मिसाल तो बहुत दे देते हैं कि भाई हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊपर है, और जो है समंदर में की गहराइयों से नीचे तक पहुँची हुई है। ये सारी बातें करने के लिए ये हक़ाइक़, अभी इसमें तो कुछ लोगों ने बड़ी सियासत की है। पिछली हुकूमत में भी ऐसा लगता है कि वो चीन को इतना पसंद नहीं करते थे, किसी पता नहीं किसके मफाद के लिए काम कर रहे थे। ये तो कभी मफरूज़ा है, ये तो वक्त और तारीख़ ही साबित करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या सजेस्ट करते हैं एज ए इकोनॉमिस्ट? देखिए, हमें जो है ना वो पॉलिसी मेकर्स को सबको एतमाद में लेके काम करना चाहिए। असल में यहाँ डिस्कनेक्ट है, और दूसरी बात अलग अलग सब सोच रहे हैं, सब अलग अलग सोच रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा। अब ये समझ में नहीं आता। मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। अगर आप 90s में जाएं तो हुआ ये था कि हांगकांग को 96 जून में 100 साल के पूरे होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना था चाइना को। हांगकांग उस वक्त जो है वो दुनिया का कमर्शियल हब था। वहाँ जो दुनिया भर के लोग एशिया पैसिफिक में काम करते थे, उन्होंने अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स बनाए हुए थे। तो अर्ली 90s में उन्होंने सोचा कि जब 96 जून में चाइना इसको टेक ओवर करेगा, चाइना एक कम्युनिस्ट टाइप का मुल्क है, पता नहीं हमें काम करने देगा नहीं करने देगा, तो हम यहाँ से कहीं और मूव कर जाते हैं। तो उन ज़्यादातर लोगों की नज़र कराची पर पड़ी कि हम ऐसा करते हैं, हम कराची को कमर्शियल हब बनाते हैं। अच्छा। अपने ऑफिसेज कराची में शिफ्ट करेंगे। और हांगकांग वाले की सोच, हांगकांग से दुनिया भर के लोगों ने, हमारे यहाँ लुफ्तांसा एयरवेज जो काम करती थी, बल्कि दुनिया भर की तमाम बेहतरीन एयरलाइंस कराची आती थी।
तो उन्होंने कहा कि एक टर्मिनल भी हमें दे दिया जाए, हम यहीं से पूरे एशिया पैसिफिक में चलाएंगे एयरलाइंस। और बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया। अब आप ये सोचिए, उस वक्त अगर उन सबको फैसिलिटेट किया जाता, उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स अगर कराची में बनते, तो कराची दुबई से भी ज़्यादा एडवांस सिटी बन जाता। लेकिन यहाँ फिर वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई कि जी ये कराची को बेच रहे हैं, और यहाँ एक तहरीक चलाई गई, हम कराची को हांगकांग नहीं बनने देंगे। तो और हांगकांग एक में भी सियासी तो ऐसी तहरीक पार्टी चली जो थी, थी उसके लोग आप याद डंडे करें लेके घूमते थे। भाई। ये तो ऐसी तहरीकें तो चलती हैं। हांगकांग के बारे में भी थी कि यार हमें जो है वो हमारी ज़मीनें बेची जा रही है, गैर ममालिक के लोग आ रहे हैं और हम तो ग़ुलाम बन के रह जाएंगे, इंडस्ट्री तो ये फ्लोरिश ये करेगी, फ़ायदा हमको नहीं होगा। ऐसा तो वहाँ भी हुआ तो था। देखिए ये चाइना में भी हुआ था। और जब देखिए स्मार्ट क्या चीज़ होती है। चाइना ने जब ये चीज़ को महसूस कर लिया कि अगर हमने इसको अपने मुल्क में शामिल करके अपना निज़ाम नाफिज किया, तो ये जो इतने सारे लोग यहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, ये सारा अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसे ही उन्होंने हांगकांग को टेक ओवर किया, तो एक अनाउंसमेंट किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसने कहा कि भाई बात यह है कि हांगकांग के अंदर जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है 100 साल से, हम उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और ये ऐसे ही रहेगा जैसे हांगकांग पहले आज़ाद था। लिहाजा उनका एक नारा उनका था, या एक अनाउंसमेंट था, जिसे उन्होंने कहा 1 कंट्री 2 सिस्टम्स, कि हमारे चाइना में अलग सिस्टम होगा और चाइना ही हांगकांग है, उसका सिस्टम वही रहेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, लोग वहीं रुक गए और आज भी वो एज ए कमर्शियल हब पूरी दुनिया में काम कर रहा है और इतना एडवांस सिटी है, और चाइना उससे बहुत फ़ायदा उठा रहा है। हमें इस कराची को हम चाहते तो इस तरह का सिटी बना सकते थे। हम तो पहले से हब थे, लेकिन यहाँ पहले ही शुरू हो जाते। तबाही मचा दी, ये हब है हमारा। ये कोई जनरेट हो रही है, आमदनी जनरेट हो रही है, उसमें भी तबाही और बड़े बड़ी अजीब सियासत हो रही है। आप कम से कम कराची को, तो जिस तरह आपने बताया कि वो एक मौका था कि वहाँ से आके लोग इधर रहते हैं और वो तरक्की करते हैं, वो हाईली एक्सपर्ट थे, हाईली क्वालिफाइड थे। तो कराची को इतनी साजिशें हो रही हैं हमारे ख़िलाफ़, और हमारे पास कोई ऐसा विज़न नहीं है, कोई विजनरी शख्सियत नहीं है कि वो सारी चीज़ को देखे और हमारे के लिए कोई हल निकाले, कोई तो इलाज हो। बात यह है कि मैंने कहा ना, डिसकनेक्ट है। अवामुन नास को ये बता दिया गया कि जी यहाँ पर जो है हांगकांग को बेच दिया गया है कराची को 100 साल के लिए, तो हम इसे नहीं बेचने देंगे। हालांकि ऐसा नहीं था। वो तो कह रहे थे कि भाई हम अपने दफातर खोलेंगे, हम एशिया पैसिफिक में जो काम करते हैं वो कराची से करेंगे। अब फिर आप सोचिए कि वो उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो दुबई चले गए। अब आप मुझे बताइए कि दुबई में दुनिया भर के लोग अपनी बिजनेस मीटिंग्स करते हैं, वहाँ उन्होंने अपने ऑफिसेज खोले हुए हैं। तो क्या दुबई किसी मुल्क को बेचा है इन्होंने? हरगिज़ नहीं बेचा। दुबई एक आज़ाद मुल्क है। तो इसी तरह अगर कराची तरक्की करता तो शायद दुबई जहाँ नहीं होता जहाँ आज है। सर बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं, बड़ी चश्मकुशा बातें आप कर रहे हैं, नए अपने एंगल दिए। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ शाहिद अली साहब इकोनॉमिक्स मौजूद हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के भी आप एक्सपर्ट हैं। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा सवालात का सिलसिला करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। इकोनॉमिक्स हमारे साथ हैं शाहिद अली साहब। बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं यहाँ, और नए जो है एंगल मालूम हो रहे हैं। हमारी तबाही के सामान किस तरह किए गए, आपके इंटरव्यू से ये बहुत कुछ मालूम हुआ है। हम आपकी तरफ आते हैं। देखिए पहले आपने तो जो पहली साजिश और जो माफिया का जिक्र किया कि ये जो शिकंजा है, कर्ज का शिकंजा है, एक ऐसा जाल है, इससे कोई निकला नहीं शायद, और हम भी उसमें पूरी तरह फंस चुके हैं। ये बड़ी अहम बात आपने बताई। दूसरी बात है कि जीडीपी जो है वो ग्रोथ होती है, बैकबोन होती है, उससे अंदाज़ा होता है कौन सा मुल्क तरक्की कर रहा है और कितने ऊपर जा रहा है, कितने नीचे जा रहा है। यहाँ आप जो है तारीख तरीन सूरत हाल ये है कि हमारी जो भी रेट था अब ज़ीरो है। पॉइंट
30 का मतलब है कि ज़ीरो है वो, कितना बड़ी बात है। और उस पर आपने निशानदेही की और उसके आपने दलाइल भी दी कि ये सब कुछ हुआ कैसे। और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपने बताई कि 10 से 11% पर घट के जो है वो अब इसलिए बंद हो गई है कि हमने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को जो है वो कब्ज़ा कर लिया है और उसके तमाम दरवाजे बंद कर दिए। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी कैसे? आसमान से तो चीज़ें नहीं उतरती ना, वो आती है। अब आपने ये जो हमारे इसहाक डार की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा कि मेरी स्टेट बैंक पे एक पॉलिसी ये थी कि 35% जो है वो जो बाहर की जो सर्विसेज सेक्टर है उसको दिया जाता है, आईटी में स्पेशली, कि वो अपनी तरफ पर रखें और वो दूसरे अपनी अपनी कंपनी को फ्लोरिश करने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल करें और बाकी जो है वो ऐसा करे कि वो हमारी स्टेट बैंक में रखे। लेकिन ये जनाब हमारे इसहाक डार साहब हैं, काफ़ी ज़हीन आदमी हैं, बड़ी चैलेंजिंग बातें करते हैं, लेकिन नतीजा ये हो कि उन्होंने वो सेक्टर भी बंद कर दिया। और उन्होंने कहा नहीं, ये पड़े रहने चाहिए, हमारे पास जो है ना इतना नहीं है कि हम उनको इतनी आज़ादी दें कि वो खर्चा करें। क्या हुआ? इम्पोर्ट भी गई, एक्सपोर्ट भी गई। अब खाली हाथ है और अब ये खुलने वाला है, जैसी फसलें आएँगी ना, तो ये जो फसली फसली जो है चरिंद परिंद हैं और जो फ़ायदा उठाने वाले हैं, उनके लिए खुल जाएगा। अब वो खुद कमा-वमा के फिर शटर गिर जाएगा। ये तमाशे की तरफ आप इशारा कर रहे थे। और दूसरे जो है वो फूड इन्फ्लेशन की जो आपने बात की कि फूड इलेक्शन जो है 50% तक पहुँच गया। ये भी एक बड़ी तबाही है और इसकी तरफ आपने बहुत ज़बरदस्त इशारा किया। तो हम ये सारी सूरत-ए-हाल हम ये देखते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई। एक बात आपने और की कि चाइना ने हांगकांग में एक नई ऐसी पॉलिसी लेके आया उसकी आज़ादी के बाद, जब उसकी ओनरशिप उसको मिल गई, तो उसने कहा कि नहीं, आप आज़ादी हमारे वन कंट्री जो है और टू पॉलिसीज़ के, टू सिस्टम या पॉलिसी जो है उस पर काम करके दिखाया। ये भी एक अजीब इंकशाफ है। और लेकिन हमारा अब तो कराची है ना, कराची को बर्बाद किया जा रहा है। कराची की ये परवाह ही नहीं की जा रही है कि कराची कितनी बड़ी। और एक वक्त ऐसा आया था, मैं समराइज़ कर रहा हूँ आपकी बातों को, इसमें कुछ एडिशन आप कर दीजिएगा कि एक वक्त ऐसा आया था कि हम कराची में जब वो जो हांगकांग में ये खदशा पैदा हो रहा था कि वो जो है हम चीन के अंडर में चला जाएगा और वो तबाही हो जाएगी और लोग तो बेरोज़गार हो जाएँगे और उनका बिज़नेस तबाह हो जाएगा। तो वो सब फ्लाइट कर रहे थे जो कराची की तरफ और इसको बचाना चाहते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर जो है कुछ गड़बड़ कर दी गई, फिर कंस्पायरेसी थ्योरी आ गई कहीं न कहीं और वो उधर चले गए, यूएई की तरफ चले गए। सही है। और ये भी एक बड़ी ख़तरनाक बात थी जिसकी तरफ आपने इंकशाफ किया और गौर करना चाहिए। अगर यहाँ ये है कि चीन ने एक और पॉलिसी की, एक पॉलिसी ये की उसने कि भाई देखें, हम पाकिस्तान को फ्लोरिश करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और हमारी जो हाई टेक्निक में हम जा रहे हैं, तो लो टेक्निक जो है तो वो हम आपको देना चाहते हैं। आप हमारे दोस्त मुल्क हैं, आप भी तरक्की करें, हाई टेक पर जाएँ और ये आपको चाहिए ये, उसके लिए ज़मीनें दे देते हैं हम आपको, उसके एक्सपर्ट दे देते हैं, लेबर आपके पास कम है तो उनको हम जो है प्रोफेशनल कर देते हैं, स्किल्ड कर देते हैं, सारा एहतमाम किया गया। लेकिन यहाँ एक प्रोपेगेंडा मचा, शायद हमारे दुश्मनों ने ये फैलाया या फिर हम अपने आप के दुश्मन हैं, हमने ही ये वो प्रोपेगेंडा कर दिया कि ये जो है चीन तो बर्बादी के लिए आ गया, ये हमारी आज़ादी छीन लेगा और इतना बड़ा कर्ज़ बढ़ा देगा कि हम ज़िंदा नहीं देख सकेंगे। इस प्रोपेगेंडे को इतना फैलाया गया कि लोग डर गए और बाकायदा मैंने देखा बड़े पढ़े-लिखे और जो जिस शोबे से वाबिस्ता लोग भी यही कहते हुए नज़र आए कि तबाही होगी। और एक ऐसा वक़्त भी आया कि सियासी लोग भी ये कहने लगे कि यहाँ बैरून मुल्क के लोग नहीं आएँगे, यहाँ चाइनीज़ नहीं आएँगे, यहाँ का कल्चर बदल जाएगा। लेकिन कल्चर तो भई रूट होती है ना उसकी, कल्चर इस तरह थोड़ी बदले होते हैं। अभी पूरा कल्चर बदल गया अमेरिका का। जो जो उसका कल्चर है उसी के ऊपर तो वो प्रोपेगेट करके हम पे नाफिज करते हैं। तो इससे एग्री करना भी जो है आपने कहा कि ये बात ठीक नहीं थी। अब ये सारी सूरत-ए-हाल है। अब जो हमारे पास टाइम है एक पिक्चर कर दें, वो पिक्चर ये है कि इसकी सारी अपनी जगह पे मौजूद है, ये हक़ाइक़ जो आपने बयान किए और उसको मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है। इस सारे केओस से, इतने अलमियत से निकलने का रास्ता बता दीजिए। देखिए, रास्ता अभी भी मौजूद है, इसलिए कि जो हमारा दो
हमारे साथ प्रॉब्लम है बेसिक। एक है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, कि हमारे जो डॉलर्स आते हैं मुल्क में वो कम है और हमें इंपोर्ट की एवज ज़्यादा पे करने होते हैं, लिहाजा उसके लिए लोन लेना पड़ता है। अब हमें क्या करना था, हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी थी। अब एक्सपोर्ट में हमें मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर को हम सपोर्ट करते, जैसे हमने सपोर्ट किया तो टेक्सटाइल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अगर वो कंटिन्यू रहती पॉलिसीज तो शायद इस साल हमारी सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ही 30 अरब डॉलर की होती। दूसरी तरफ आईटी एक्सपोर्ट को हम बढ़ाते तो शायद वो इस साल 6 अरब डॉलर तक पहुंच जाती। इसी तरह से हम और अपने लोगों को अगर हम अच्छी तालीम दें और वो यहाँ से बाहर जाए और बड़ी पोजीशंस पे काम करें, तो वो जब ज्यादा तनख्वाह कमाएंगे तो ज्यादा रेमिटेंसेस आएंगे, तो वो वहां से भी ज्यादा पैसे आएंगे। अब हर तरफ, दूसरी तरफ ये है कि जो इंपोर्ट हम करते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशंस हमें करने होते हैं कि हम किसी तरह उसकी कोई चीज़ यहाँ बनाना शुरू कर दें ताकि इंपोर्ट ना हो। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो ये जैतून है, इसके कुदरती तौर पर तकरीबन 5 से 7 करोड़ दरख्त मौजूद हैं, लेकिन वो जंगली जैतून है। अब उसमें क्या हुआ, आज से 10 साल पहले इटली के सफीर ने एक इलाके का दौरा किया और उसने कहा कि ये जैतून के दरख्त हैं यार, इसको तुम ऐसा करो, इसमें कलम लगा दो कमर्शियल जैतून की, जिसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो अगर आप उसको, जैसे हम आम में कलम लगाते हैं उस हिसाब से वो अच्छी क्वालिटी का आम आता है, तो उसने 10,000 के करीब इटली से लेकर आया वो कलम और उसने यहाँ पे दी और हमने एक इलाके में वो लगाई और 3 साल के बाद उसमें कमर्शियल किस्म की जो है ना वो जैतून पैदा हो गई। अब इस चीज़ को अगर हम फैलाते, आप सोचिए हमारे पास 5 करोड़ पूरे तनावर दरख्त मौजूद हैं, सिर्फ उनमें कलमकारी करनी थी ताकि कमर्शियल प्रोडक्शन होता। आप यकीन करें जो हमारा तखमीना है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा करता है जैतून वो स्पेन है, और हमारे यहाँ उससे ज़्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि जहां तरक्की का कोई रास्ता खुलता है उसे बंद कर दिया जाता है, सिर्फ उसे बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से हम पाम ऑयल जो है ना इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से। हमने मलेशिया से एक बीज मंगवाया और यहाँ पर जनाब सिंध में ठट्टा के इलाके में एक फार्म बनाया और तजर्बाती तौर पर यहाँ पर काश्त की गई। आप यकीन करेंगे कि उसका जो गुच्छा होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, इस तरह का उसका गुच्छा होता है फल का, जो मलेशिया में वो पैदा होता है उस गुच्छे का वजन 30 से 32 किलो का होता है। लेकिन जो सिंध में ठट्टा में जो हमारी काश्त की गई तजर्बाती, उसका गुच्छा जो था वो 40 किलो से भी ज्यादा का था। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम उसे कमर्शियल प्रोडक्शन पे लेकर आते, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट को जमीन प्रोवाइड करनी थी। उस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया गया और जमीन नहीं दी गई और वो बंद हो गया। वरना आप यकीन करें, कौन सी एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे खिलाफ काम कर रही है कि कोई हमारे मौके ही बंद कर। जब हम अपने खुद ही दुश्मन हो ना, तो किसी और को हमारे लिए करने की क्या जरूरत पड़ी है। इसी तरह से जिस इंडस्ट्री में भी काम चलना शुरू होता है वहीं गड़बड़ होती है। आप मुझे बताइए कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं, जैसे वापडा है, PIA है, स्टील मिल है, रेलवे है, और इस तरह के जो सरकारी इदारे हैं, तकरीबन 200 अरब रुपए का सालाना नुकसान करते हैं। दुनिया में आप जाए, सरकारी इदारे और इदारों से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब PIA एक एयरलाइन है, इसके अलावा 5 हमारी प्राइवेट एयरलाइन है, सारी प्राइवेट एयरलाइनें प्रॉफिट में, और PIA 80 अरब रुपए का नुकसान कर रही है। तो मतलब ऐसे कैसे मुल्क चलेगा कि जब जहां हर लेवल पे इतना करप्शन हो और जहां कोई तरक्की का रास्ता खुलता है उसको बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अब आप दूसरी तरफ आ जाए कि जी टैक्स कलेक्शन हमारी कम है और खर्चे ज़्यादा है। इसके लिए कोशिश की गई कि भाई FPR को पूरा का पूरा कंप्यूटराइज कर दिया जाए और लोगों का डेटाबेस बनाया जाए ताकि सही टैक्स कलेक्शन हो। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, सेल्स टैक्स, इसका मकसद पैसे जमा करना तो होता है, लेकिन साथ में ये होता है कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो जाए। लेकिन हमारे मुल्क में जैसे पिछले साल ये कोशिश की गई कि दुकानों पे POS लगा दिया जाए, इन पॉइंट ऑफ सेल एक मशीन लगा दी ताकि जो वो सेल कर रहा है वो रिकॉर्ड हो जाए और FBR को पता हो कि इसने कितनी सेल की है, कितना टैक्स कलेक्ट किया है। अगर वो लग जाता तो हो सकता है कि हम अपना सेल टैक्स का रेट 18% से कम करके 12% पे ले आते, लेकिन उस पूरे सिस्टम को नाकाम कर दिया गया।
तो डॉक्यूमेंटेशन जब आप नहीं करेंगे तो बेहिसाब लोग पैसा कमाते हैं और वो टैक्स नहीं देते। तो इस तरह जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर बर्डन बढ़ाया जा रहा है। अभी देखिए जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर 10% का सुपर टैक्स लगा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हमें नजर आएगी कि साल इसने बहुत प्रॉफिट कमा लिया तो उस पर 50% का टैक्स नाफिज कर दिया जाएगा। इसका मतलब है लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है कि अपने कारोबार को ज्यादा मत बढ़ाना, बढ़ाओगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। दुनिया में कारोबार बढ़ाने पे इनाम दिया जाता है, यहाँ पे सजा देने की पॉलिसी बनाई गई है इस बजट में। दुनिया में इनाम दिया जाता है कुछ क्वालिटी पे, हमारे यहाँ सज़ा दी जाती है। ये लबो लुबाब है आपकी सारी बात का। नाज़रीन, आज भरपूर बातें की गई हैं, कुछ सवालात भी बड़े टफ रखे गए हैं, उसके जवाबात भी बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर जो है वो हिला देने वाले थे। और हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। हमारे साथ शाहिद अली साहब, हमारे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये सारी हमारी चश्मकुशा बातें हमारे सामने रखी हैं। हम फिर आपको ज़हमत देंगे किसी वक्त, फिर हम आपसे ये इसी तरह की बातें करेंगे। नाज़रीन, अपने मेहमान शाहिद अली साहब इकोनॉमिक्स जो है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं, उनके साथ अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।